बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आखिरी रोज़ है। ये एक आज आखिरी तारीख है नोटिफिकेशन के इजरा के हवाले से जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और इसके हवाले से कुछ तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारी खबरें अडियाला जेल से और बुशरा बीबी के हवाले से हैं, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है और उम्मीद है कि इस बार वो जो कदम उठाएगी वो काबिल कबूल होगा। हर उस शख्स के लिए काबिल कबूल होगा जो पाकिस्तान के साथ मुहिब वतन है। हर उस इदारे के लिए काबिल कबूल होगा जो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आना चाहिए, हमें अदम इस्तेहकाम से निकलना चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ हैं इलेक्शन के बाद से ऑनवर्ड। मगर आज सदर ममलिकत को भी एक समरी भेजी गई है। कुछ आम तफसीलात मेरे पास है व्लॉग के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि इस वक्त एक तल्ख कलामी हुई है और ये तल्ख कलामी हुई है ख़वातीन के दरमियान। तल्ख कलामी की वजह इमरान खान साहब है। तल्ख कलामी हुई किन के दरमियान है? आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेशी थी, तो इमरान खान साहब की बहनें उस्मा खान और अलीमा खान दोनों वहाँ पर पेश हुई थी, वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर उनका सामना एक ऐसी खातून से हुआ जो इमरान खान साहब की बहुत करीबी समझे जाती थी और मेरी ज़ाती तौर पे उनसे कुछ मुलाकातें रही हैं। बड़ी ही नफीस खातून है और समझ से बाला था कि जिन मजबूरियों को आड़े लाते हुए, जिन मजबूरियों की वजह से उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, क्या वाकई वो मजबूरियाँ बड़े थी या फिर वफादारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उनकी आज बड़ी अहम मुलाकात हुई लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब की दोनों बहनों से। तो उन्होंने उन्हें बताया कि मैं बड़ी मुश्किलात में थी, मैं रूपोश हुई, मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब की बहनें जो थी वो शदीद तल्ख हो गया उनका रवैया। और होना भी चाहिए। एक ऐसा कड़ा वक्त जब आप अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ खड़े होते हैं, तो उस कड़े वक्त के अंदर आपके अंदर कई मजबूरियां होती हैं। तो उन मजबूरियों के अंदर अगर अपने लीडर को आप एतमाद में ले लें और उसके बाद कोई अनाउंसमेंट करें, उसके बाद कोई बात करें, तो फिर वो समझ आती है। मगर निकलते ही जिस तरह से इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, दोनों इन्होंने, मियाँ बीवी ने, उससे समझ आता था कुछ इनकी मुश्किलात भी हैं, कुछ खौफजदा भी हैं, ये नज़र आता था। तो आज इसी बात के ऊपर जो है वो तल्ख कलामी हुई। तो इमरान खान साहब की बहनों ने वो जो कहते हैं कि खरी खरी सुनाना, तो वो खरी खरी सुना दी। तो आज इमरान खान जो मुश्किलें काट रहा है, आज उनकी अहलिया जो मुश्किलें काट रही है, आज पीटीआई का एक छोटे से लेके बड़े तक तमाम वर्कर जो मुश्किलात काट रहा है, आज इमरान खान साहब का वो तमाम उम्मीदवार, कोई बड़ा उम्मीदवार था, कोई दरमियाना था, कोई नया उम्मीदवार था, आज वो तमाम के तमाम लोग मुश्किलात काट रहे हैं। मगर इन मुश्किलात के बाद आसानी है। सियासत का खेल ही यही है कि आपको मुश्किल भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और आपके लिए आसानी भी आती है। मगर बहुत सारे लोग हैं जो इन मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और खौफजदा हो जाते हैं, वो साथ छोड़ जाते हैं। तो आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में ये सब कुछ हुआ। मगर आज ही के रोज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तारीख अनाउंस कर दी है। उस तारीख के मुताबिक इंटर पार्टी इंतखाबात वो कराने जा रहे हैं। 3 मार्च की ये तारीख है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी की इलेक्शंस करवाएगी और 23 और 24 फरवरी को कागजात जमा कराए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पीटीआई अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रही है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उन दोनों चीज़ों के लिए पीटीआई को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा और करना पड़ रहा है। इन दोनों चीज़ों के लिए जो है अब पीटीआई जो है, अब चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर वो जम हो गई है, तो वो अपनी नज़रें अदालतों की तरफ गाड़े हुए हैं और अपील भी गालिबन वो दर्ज कर देंगे। जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ उस वक्त तक ऐसी कोई इत्तला नहीं है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए उसे मंजूर नहीं किया गया, उसे कलअदम करार दे दिया गया, उसके ऊपर तसल्ली तशफ़ी नहीं की गई। इस बार दरख्वास्त ये भी है कि इंटर पार्टी इंतखाबात को जो है वो कबूल किया जाए, क्योंकि उसी सूरत में इमरान खान साहब को और पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान वापस मिल सकता है। उसी सूरत में पीटीआई जो है वो अपने बहरानों से निकल सकती है। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए एक माहौल भी साजगार होना चाहिए। अब पीटीआई ने जब इससे पिछली दफ़ा इलेक्शन से पहले जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया था, गालिबन 6 तारीख थी, 5 और 6 तारीख थी फरवरी की, जब ये फैसला हुआ था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात फौरी तौर पे करा दिए जाए। मगर वहाँ पर इनके जो मेन इनका सेक्रेटेरिएट है उसके बाहर पुलिस भारी तादाद में पहुँच गई और ये खदशा जाहिर किया गया कि जो उम्मीदवार होंगे पीटीआई के उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा।
तो ऐसी सूरत से बचने के लिए वो जो अफरा तफरी का माहौल था, नए लोग पहुंच पा रहे थे, बहुत सारे लोगों को खतरात थे, इलेक्शन का मौसम सर के ऊपर था, उम्मीदवारों की परेशानी थी, तो ऐसी सूरत में इंटर पार्टी इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए थे। अब पीटीआई ने अनाउंसमेंट की है कि 3 मार्च को ये होंगे, मगर सवाल वही है कि क्या अभी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, क्या माहौल साजगार होगा? तो ऐसी सूरत में अदालत को भी ये थोड़ी सी मुआवनत करनी होगी, अहकामात जारी करने होंगे कि इनको साजगार माहौल दिया जाए, ताकि जो इनका मेन एक सेक्रेटेरिएट है और इनके जो सूबाई सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट और उनका जो एक मेन सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर ये इलेक्शन कंडक्ट होंगे। और बड़ी अच्छी बात है अगर अकबर एस बाबर साहब को भी एक दावतनामा भेजा जाए, मुमकिन है उनको दावतनामे की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही पिछली दफ़ा भी उन्होंने सारा ये हाहाकार मचाई हुई थी, तो मेरे ख्याल में उनको खुद भी पता चल गया होगा, इस दफ़ा उन्हें भी हिस्सा लेने दें, और ताकि इसकी क्लैरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई सवाल ना उठाया जा सके, कोई उंगली ना उठाई जा सके, कोई क्वेश्चन ना इसके ऊपर रेज हो सके। अब पीटीआई ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि अब इलेक्शन तो गुजर गए हैं, पीटीआई को ना चाहते हुए भी जो बल्ला उनसे लिया गया था वो बल्ले का निशान उनको वापस मिल जाएगा। दूसरे बढ़ते हैं आगे, इमरान खान साहब से रिलेटेड ये खबर है अडियाला जेल के हवाले से कि पाकिस्तान की जेलों में ये हालात हैं कि एक बैरक के अंदर जहां पर 10 लोगों की गुंजाइश है, वहां पर 40 से 50 के करीब बंदे जो हैं वो भर दिए जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह। और ये होता है, ये कोई आम बात नहीं, ये होता है, ये मतलब कोई इस पे परेशानी या हैरानगी की बात नहीं है। मगर अडियाला जेल एक ऐसी जेल है जहां पर बुशरा बीबी के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक ऐसी जेल है जहां पर एक खातून को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, जहां पर खातून को रखने के लिए एक सेल फारिग नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब भी इस बात पे शदीद परेशान है और बुशरा बीबी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, क्योंकि उनके मुंह के अंदर छाले बने हुए हैं और अपने तय उनको खतरात है। चलिए मान लेते हैं कि कोई उनके खिलाफ साजिश नहीं हो रही, अपने तय उनको खतरात है उनकी जान को, तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारी तो रियासत की है। इमरान खान अडियाला जेल के अंदर रह सकता है, तो बुशरा बीबी को अडियाला जेल के अंदर रखते हुए कौन सी सिक्योरिटी के खदशात हैं? कौन सी एक स्पेस है जो बुशरा बीबी के लिए नहीं निकल सकती? कौन सी ऐसी सिक्योरिटी के खदशात है जो इमरान खान को नहीं है मगर बुशरा बीबी को हो जाएंगे? बुशरा बीबी को जिस तरह से जिस माहौल में रखा गया है उसमें उनके लिए खतरात है। कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन लोग उनका चेकअप करने के लिए आते हैं, कैसी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, कैसा खाना उनको दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये क्वेश्चनेबल हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्ते का कह के 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बाहर इलाज के लिए भेजा जा सकता है, तो यहाँ पर तो कोई इलाज के लिए उनसे डिमांड भी नहीं कर रहा। या तो रियासत से सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि उनको वापस अडियाला जेल वहाँ जाओ, उन्हें रहना चाहिए, कैदियों की तरह वहाँ रखा जाए। दूसरी बात यह है कि अगर तमाम लोगों को ये फैसिलिटेशन सहूलतकारी हो सकती है मुयसर कि उनके अपने जो मॉलेज हैं वो उनका आके चेकअप कर सकें, तो डॉक्टर फैसल जो हैं उनको क्यों नहीं एक्सेस दी जा रही बुशरा बेगम तक, बुशरा बीबी तक, कि वो वहाँ पर जाएं डॉक्टर फैसल? क्योंकि एप्लीकेशन जो डाली गई अदालत में वो यही है कि बुशरा बीबी का जो चेकअप है वो उनके जो ज़ाती मॉलेज डॉक्टर फैसल हैं शौकत खान, उनके जो खान साहब के भी ज़ाती मॉलेज हैं, वही उनका चेकअप करें ताकि तसल्ली हो जाए। तो इतनी सी दरख्वास्तें कबूल कर लेने से कोई ना ज़मीन फटेगी ना आसमान गिरेगा। एक कैदी का एक ये मुतालबा है, एक रियासत की ये जिम्मेदारी है, इसको पूरा करना चाहिए। अगर वो अपनी खुशी से अडियाला जेल जाना चाहती हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच होती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई उनकी जान को ख़तरा हो जाता है, ये यकीनी कोई ख़तरा पड़ता है, या कुछ जिस किस्म के इल्ज़ामात आ रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है उनके, तो उसमें फिर चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। जानते बूझते हालात को इस नहज पर लेकर जाया जा रहा है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिससे इमरान खान तो टूटे मगर जो मुल्क का हाल होगा वो भी सबके सामने, कि इमरान खान को तोड़ने के लिए कहाँ कहाँ टुकड़े करेंगे, कहाँ कहाँ हिस्से मुखिया किए जाएंगे, सोचने वालों को ये भी सोचना होगा। अब आ जाते हैं उस समरी की तरफ जो सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब को भेजी गई है। आरिफ अलवी साहब को ये कहा गया है कि 2 तारीखें, उन्होंने कहा है कि 26 से 28 फरवरी तक जो है ना वो इजलास बुलाया जाए असम्बली का। इस असम्बली के इजलास में हैरत की बात है, वो वंड खाओ खंड खाओ वही वाला सिस्टम हो रहा है। 2 जमातें हैं वो आपस में बंदर बांट करके बैठ गई हैं और वो असम्बली के इजलास भी बुला रही हैं, ओहदों की बंदर बांट भी हो गई है। और जो हैरत की बात है, जिसके पास भारी मैंडेट है उसको कोई नहीं पूछ रहा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एक अहम पॉइंट के ऊपर आकर थोड़ी सी अब मेहनत कर, थोड़ी सी और मुशक्कत काटनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जिस अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है वो उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो असेंबली फ्लोर पर जाएंगे
اور ان کے جو حق ان سے چھینے گئے ہیں وہ ان کو واپس لائیں گے. تو پی ٹی آئی کو اتنے بھاری مینڈیٹ کو سڑکوں کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے، اسمبلی کے فلور پر بھی جانا چاہیے. اور اگر آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، ضروری نہیں ہے حکومت، اپوزیشن میں بیٹھنا اس وقت ایک بلیسنگ ہے. اس وقت جو بحران کی کیفیت ہے، چیلنجز کی کیفیت ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھ جائے. پی ٹی آئی کو عوام کے مینڈیٹ کو سامنے رکھنا چاہیے اپنے، اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے. اسمبلی جانا چاہیے اور اپوزیشن کا کردار بھرپور طریقے سے نبھانا چاہیے، بالکل ویسے جیسے عمران خان ایک بہترین اپوزیشن لیڈر ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی ایسا اپوزیشن لیڈر نہیں دیکھا گیا جو عمران خان صاحب ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو تھوڑی توجہ کیسز سے ہٹ کے ان معاملات پہ بھی دینی چاہیے کہ حکومت سازی کا معاملہ ہے، جو حکومت چلانے کے معاملات ہیں، چاہے وہ حکومت کے چاہے وہ اپوزیشن کے، اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بہت بھاری مینڈیٹ ہے، بہت بھاری ذمہ داری اس وقت پی ٹی آئی کے سر پر ہے. عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، مگر جو لوگ باہر ہیں ان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام اس وقت صرف پی ٹی آئی کو دیکھ رہی ہے. عمران خان اس وقت صرف ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، عوام صرف یہ دیکھ رہی ہے. تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اب جاتے جاتے ایک آخری بات یہ کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو نتائج ہیں وہ جاری کرنے کا آج آخری دن ہے. فارم 45 جعلی ہیں، اصلی ہیں، جو بھی ہے اصلی فارم 45 اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن 46 47 48 بنائے. یہ جو ملک کے اندر ایک بحران ہے اس کو حل کرنے کا آج آخری موقع اور آج آخری دن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. اگر تو وہ یہ کر لیتا ہے تو سارے بحرانوں سے جان چھوٹ جائے گی، اگر نہیں کر پاتا تو ساری زندگی کے لیے قرض ہوگی جو کہ رہے گی. اور لوگ اور چیف الیکشن کمشنر کا یہ قرض ایسی ہوگی، چیف الیکشن کمشنر کا پیچھا نہیں چھوڑے گی ساری زندگی کہ آپ نے کس قسم کے الیکشن کرائے، آپ نے کس قسم کی دھاندلی کی، آپ نے کس قسم کے معاملات کو آگے بڑھایا. تو یہ جو فارم 45 کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے. مگر اگر یہ حل نہیں ہوتا تو یاد رکھیے کہ مستقبل صرف اتنا ہوگا کہ چوک چوراہے پر کی تو بات تو بہت دور کی ہو جائے گی، ہر ریڑھی پہ ہر جگہ پر فارم 45 کے اوپر آپ کو صرف ریوڑیاں بکتی ہوئی نظر آئیں گی، پکوڑے سموسے بکتے ہوئے نظر آئیں گے. فارم 45 کی اہمیت کو اگر پبلک سمجھ گئی ہے تو اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس کو کس طرح سے سمجھداری اور حکمت سے طے کرنے کی ضرورت ہے. صبح میں نے آپ کے لیے ایک ولاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے اب جو دوا ساز کمپنیاں ہیں وہ فیصلے کریں گی کہ کون سی گولی کتنے میں بیچنی ہے ہم نے. تو تھینک ٹو لاہور ہائی کورٹ کا شکریہ کہ انہوں نے فوری طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اس نوٹیفیکیشن کو انہوں نے معطل کر دیا. انہوں نے کہہ دیا آپ کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے کہ دوا ساز کمپنیاں مرضی سے دوائیوں کی قیمتیں طے کریں گی. تو لاہور ہائی کورٹ نے بڑا ہی زبردست قدم اٹھایا، اس نوٹیفیکیشن کو روک دیا ہے. اور یہ جو اس قسم کے معاملات اور فیصلے ہیں یہ اگلی حکومت پہ چھوڑ دینے چاہیے، جو حکومت آنے والی ہے، جن کا یہ رائٹ بنتا ہے. نگران حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، اب ماشاءاللہ سے گھر کو ہو لیں، اب جن کی باری ہے ان کو کام کرنے دیں. مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے.